मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। चीनी लूपर्स पूर्वी लद्दाख में चीन भारत सीमा पर स्थित है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि चीनी हेलीकॉप्टरों को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच अघोषित सीमा के करीब उड़ान भरते देखा गया था। दोनों पक्षों के लगभग 250 सैनिक पिछले सप्ताह क्षेत्र में पैंगोंग झील के पास भयंकर आमने सामने हुए थे। मंगलवार शाम को सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद तनावपूर्ण बना रहा। उन्होंने कहा कि अगले दिन दोनों पक्ष स्थानीय कमांडरों की एक बैठक में आमने सामने समाप्त होने पर सहमत हुए। चीनी सैन्य हेलीकॉप्टरों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उड़ान भरते देखा गया। कम से कम कुछ अवसरों के बाद झड़पें हुई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के Su-30 लड़ाकू विमान के एक बेड़े ने भी इस क्षेत्र में छंटनी की। सूत्रों ने कहा, इस पर कोई आधिकारिक शब्द नहीं था कि क्या Su-30 जेट विमानों को अंदर ले जाया गया था क्षेत्र में फेस ऑफ और आक्रामक चीनी मुद्रा के मद्देनजर छंटनी करने के लिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने एम्स से छुट्टी ली। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्हें नई दवा की प्रतिक्रिया के बाद यहां एम्स में भर्ती कराया गया था, को मंगलवार को छुट्टी दे दी गई। 87 वर्षीय कांग्रेस नेता को दोपहर 12:30 पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि कार्डियो न्यूरो टावर में सोमवार रात एक निजी वार्ड था। उसे भी कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया था और उसके परिणाम नकारात्मक निकले थे। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेता को रविवार शाम को तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने कहा कि सिंह ने नई दवा के लिए एक प्रतिक्रिया विकसित की थी और उन्हें निरीक्षण और जांच के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। सिंह वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल ने कोविड-19 के आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य सचिव की जगह। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है और नारायण स्वरूप निगम का नाम बदल दिया है। अधिकारियों ने कहा कि सचिव का पर्यावरण विभाग में स्थानांतरण राज्य के कोविड-19 के आंकड़ों की एक पंक्ति के बाद आता है। आधिकारिक सूत्र निगम, जो परिवहन सचिव थे, को 11 मई की अधिसूचना के अनुसार कुमार के प्रतिस्थापन के रूप में नियुक्त किया गया था। बंगाल ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 118 लोगों की मौत की सूचना दी है। राज्य ने कोमॉर्बिडिटीज के लिए 72 अन्य मौतों को जिम्मेदार ठहराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के मामले आकस्मिक थे। कोविड-19 मामलों की संख्या पश्चिम बंगाल में 2063 हो गई है, जिसमें 190 घातक हैं। कोविड-19 कल पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। एक दिन बाद लॉकडाउन के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संभावित विस्तार पर संकेत देने के लिए एक दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी कल शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री द्वारा एक ट्वीट मंत्री कार्यालय ने पढ़ा। मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में आगे की राह पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक की और कहा कि वह इस दृढ़ दृष्टिकोण के थे कि तालाबंदी के तीसरे चरण के दौरान आवश्यक उपायों की आवश्यकता नहीं होगी। चौथे चरण में उन्होंने कहा था कि बीमारी के संचरण दर को कम करने और सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत है, जबकि इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी दिशा निर्देशों और प्रयासों का पालन किया जा रहा है। 17 मई को एक अंत। कोविड-19 मामले भारत में 70,000 का आंकड़ा पार करते हैं। मरने वालों की संख्या 2,293 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 87 घातक और 3,604 मामलों में वृद्धि दर्ज करते हुए मंगलवार को कोविड-19 की वजह से मृत्यु की संख्या बढ़कर 2,293 हो गई और देश में यह संख्या 70,756 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, देश में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 46,008 थी, जबकि 22,454 लोग बरामद हुए हैं और एक मरीज पलायन कर चुका है। मंत्रालय ने अब तक लगभग 31.73% मरीज ठीक हो चुके हैं। सोमवार सुबह से अब तक कुल 87 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 36, गुजरात में 20, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 5 और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 1 मौत हुई है।
2293 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 866 मौतें हुई। इसके बाद गुजरात 513, मध्य प्रदेश 221, पश्चिम बंगाल 190, राजस्थान 113, उत्तर प्रदेश 80, दिल्ली 73 का स्थान रहा। तमिलनाडु 53 और आंध्र प्रदेश 45। मरने वालों की संख्या 3 हो गई, एक कर्नाटक के साथ साथ पंजाब में भी। 4000 भारतीयों को 23 उड़ानों में वापस लाया सरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि लगभग 4000 फंसे हुए भारतीयों को विशेष उड़ानों में विदेश से वापस लाया गया है। फंसे हुए भारतीयों की वापसी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 4000 भारतीयों को मिशन के तहत 23 उड़ानों से वापस लाया गया है। द वंदे भारत मिशन नाम के भारत के बड़े पैमाने पर निकासी के प्रयास के तहत प्रत्यावर्तन किया जा रहा है, जो कि 7 मई से शुरू हुआ था। आने वाले दिनों में 12 देशों से, विशेष रूप से एयर इंडिया की उड़ानों में 15,000 भारतीयों के लौटने की उम्मीद है। 300 से अधिक भारतीय सोमवार को वंदे भारत मिशन के 5वें दिन एक विशेष एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन से बेंगलुरु लौटे। कई 827 भारतीय हैं जो रविवार से अब तक विदेश से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे हैं। एक नागरिक अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों के अनुसार संस्थागत संगरोध, हालांकि उनमें से किसी को भी किसी अलगाव सुविधा में स्थानांतरित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने 40 दिनों के लॉकडाउन में स्टाम्प ड्यूटी में 3,885 करोड़ रुपए खो दिए। महाराष्ट्र सरकार पिछले 40 दिनों में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण के माध्यम से केवल 15 करोड़ रुपए कमा सकती है। 4,000 करोड़ रुपए की तुलना में यह गिरावट आमतौर पर ऐसी अवधि में उत्पन्न होती है। राज्य सरकार के स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण विभाग के अनुसार अप्रैल में आए और मई के पहले 10 दिनों में, जब लॉकडाउन की जगह थी, ऐतिहासिक रूप से कम थी। रियल एस्टेट और आबकारी विभाग राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ है और सालाना औसत राजस्व में 24,000 करोड़ रुपए और 15,000 करोड़ रुपए का उत्पादन करते हैं। लेकिन पिछले 40 दिनों में केवल 3,806 संपत्ति बेची और पंजीकृत हुई और इसने सरकार को 15 करोड़ रुपए कमाए। एक राजस्व अधिकारी ने कहा, हमें यह राजस्व ग्रीन जोन में ही मिला है, जहां संपत्ति के पंजीकरण और छुट्टी और लाइसेंस समझौते की अनुमति दी गई है, जबकि इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई हैं। पंजाब के मंत्रियों ने मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को नई आबकारी नीति 2020-21 को मंजूरी देने और मुख्य सचिव करण अवतार सिंह के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के लिए अपना पक्ष रखा। सूत्रों ने कहा कि मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। उसे सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था कि वह इसमें उपस्थित न हो। करण अवतार सिंह ने शनिवार को उत्पाद शुल्क नीति पर एक पूर्व कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को लिया था, जिसमें जोर देकर कहा था कि मंत्रियों द्वारा नीति में अनुशंसित परिवर्तन बोर्ड पर नहीं लिए जा सकते हैं। उनके पास पिछले साल 31 दिसंबर से वित्तीय आयुक्त, उत्पाद शुल्क और कराधान का प्रभार भी है। इस प्रकार अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और न्याय सतीश चंद्रा ने सोमवार की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य ने कथित तौर पर घोषणा की कि वे कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेंगे जब तक कि मुख्य सचिव की घोषणा नहीं होती है। बैठकों में मैंने सीएम से कहा कि अगर मुख्य सचिव किसी भी बैठक में भाग लेते हैं तो मैं इसमें भाग नहीं लूँगा। एक डेकोरम को बनाए रखना होगा, जो उसने नहीं किया। बादल ने मुझे इस मामले पर समर्थन दिया, बादल ने कहा। पीएनबी घोटाला, नीरव मोदी के खिलाफ सबूत के आधार पर मामला उनकी कानूनी टीम यूके कोर्ट को बताती है। नीरव मोदी की कानूनी टीम ने मंगलवार को भगोड़े हीरा व्यापारी के 5 दिन के प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई करते हुए ब्रिटेन की एक अदालत को बताया कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अंतर्निहित सबूतों के साथ समर्थित नहीं है, जो उसकी बेईमानी साबित करता है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के बैरिस्टर हेलेन मैल्कम ने भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश होने के बाद
अदालत को बताया कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से फर्जी तरीके से आंखों में पानी भरने वाली रकम हासिल कर ली। 49 वर्षीय ज्वेलर चाहते हैं पीएनबी को धोखे से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बैंक गारंटी और फिर डमी कंपनियों का उपयोग करके दुनिया भर में लेन देन के जटिल सेट के माध्यम से धन की आय को कम करने के आरोपों पर भारत ने धोखाधड़ी के आरोपों पर वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट में 5 दिवसीय विलोपन परीक्षण खोला था। सोमवार को लंदन में कोर्ट जब सीपीएस ने भारतीय अधिकारियों की ओर से अनुमानित $2 बिलियन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को सुलझाने के लिए तर्क दिया। नीरव मोदी। आधारहीन स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 के किसी भी धर्म आधारित मानचित्रण से इनकार करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 रोगियों के किसी भी धर्म आधारित मानचित्रण से इनकार किया और इस संबंध में किसी भी खबर को निराधार, गलत या गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कई मीडिया रिपोर्टरों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कोविड-19 रोगियों के धर्म आधारित मानचित्रण का संकेत दिया। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य लव अग्रवाल ने कहा, कोई भी खबर जो ये कहती है धर्म आधारित मानचित्रण गलत है, यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना खबर है। उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है कि कोई भी फर्जी खबर प्रकाशित नहीं होनी चाहिए और समाचार प्रकाशित होना चाहिए। तथ्यों की जांच करने के बाद हमें समाचार के माध्यम से डर नहीं फैलाना चाहिए। हमें इस बीमारी से एकता से लड़ना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि किसी को भी गैर तथ्यात्मक समाचार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 के प्रसार का दौर से कोई लेना देना नहीं है। धर्म और क्षेत्र और इसके बजाय वायरल संक्रमण फैलता है जब लोग डूज और डोंट्स का पालन नहीं करते हैं और बीमारी से बचने के लिए आवश्यक सावधानी भी नहीं बरतते हैं। उन्होंने कहा, मीडिया के माध्यम से हमारे लिए हर किसी से बात करना और उन्हें समझाना महत्वपूर्ण है कि उन्हें क्या करना है। सीएम के साथ पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राज्यों को फंडों पर बिना लॉकडाउन से सावधानी से बाहर निकलने के लिए। लॉकडाउन 4.0 चालू 17 मई को समाप्त होने के बाद नियंत्रण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ राज्यों के लिए और अधिक लचीलापन देने वाले केंद्र के साथ अर्थव्यवस्था की ओर अधिक खुलने के साथ प्रकट होता है। वे मैराथन 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ थे। सावधानी के रूप में देखा गया था कि सर्वसम्मति के रूप में सर्वसम्मति से उभरा कोविड-19 के प्रतिबंध क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को रिबूट करने की स्पष्ट भावना के बीच है। उनकी निष्कर्षपूर्ण टिप्पणी में मोदी ने कहा कि चल रहे लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने 15 मई तक मुख्यमंत्रियों से आप में से प्रत्येक अपने विशेष राज्य में लॉकडाउन शासन से कैसे निपटना चाहते हैं पर एक व्यापक रणनीति की मांग की है। हालांकि गृह मंत्रालय से गैर नियमन क्षेत्रों में छूट बढ़ाने की उम्मीद है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे। 17 मई को लॉकडाउन रिलैक्सेशन पोस्ट के विशेषज्ञ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 17 मई को लॉकडाउन रिलैक्सेशन पोस्ट पर लोगों से सुझाव मांगे और कहा कि उनकी सरकार गुरुवार को केंद्र को एक प्रस्ताव भेजेगी। ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के बारे में केजरीवाल ने कहा कि लोग अपनी सरकार के बारे में सुझाव भेज सकते हैं। 17 मई को पोस्ट करना चाहिए, यह मानते हुए कि योग्य लोगों को विशेषज्ञों और डॉक्टरों के साथ चर्चा की जाएगी। टोल फ्री नंबर 1031, व्हाट्सएप नंबर 8800007722 पर कॉल करके या delhicing@gmail.com पर ईमेल भेजकर शाम 5 बजे तक भेजा जा सकता है। बुधवार को कोविड-19 के सम्मिलित क्षेत्रों को देखते हुए आर्थिक गतिविधि को राष्ट्रीय राजधानी में फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक वीडियो सम्मेलन के दौरान कहा था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे बढ़कर 75.51 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी बाजार में कमज़ोर अमेरिकी मुद्रा के बीच मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे बढ़कर 75.51 अनंतिम पर बंद हुआ।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा में रुपया 75.89 पर खुला, फिर अंत में बचने के लिए प्रारंभिक नुकसान को पार किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 75.51 अपने पिछले बंद के मुकाबले 22 पैसे की वृद्धि दर्ज करते हुए दिन के दौरान घरेलू इकाई ने इंट्राडे 75.49 के उच्च और ग्रीन बैंक के मुकाबले 75.95 के निचले स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 75.73 पर बंद हुआ था। डॉलर सूचकांक जो 6 मुद्राओं के बीच एक टोकरी के खिलाफ ग्रीन बैंक की ताकत का अनुमान लगाता है, 100.11 पर 0.13% कम था। संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार थे, जैसा कि उन्होंने सोमवार को 534.87 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर खरीदे। प्रोविजनल एक्सचेंज के अनुसार दादागिरी से भरे शेयर बीएसई के बेंचमार्क सेंसेक्स में 446.90 अंकों की गिरावट के साथ 31,114.32 पर और निफ्टी 119.95 अंकों की गिरावट के साथ 9,119.25 पर बंद हुआ। फरवरी-मार्च 2021 के बीच भारत में U17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 U17 महिला विश्व कप, जो कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद अधर में छोड़ दिया गया था, को नई तारीखों की घोषणा के साथ जीवन का एक नया पट्टा दिया गया है। देश के 5 शहरों में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन अब अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच होगा। यह फैसला फीफा परिषद के ब्यूरो ने लिखा था, जिसमें फीफा कॉन्फेडरेशन कोविड-19 की सिफारिशों पर काम किया गया था। समूह टूर्नामेंट को पहले कोरोना वायरस महामारी के कारण U17 WWC के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के आयोजन के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह भारत की टीम के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि फीफा ने खिलाड़ियों के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। पात्रता मानदंड 1 जनवरी 2000 या उसके बाद या 31 दिसंबर 2004 को या उससे पहले पैदा हुए खिलाड़ी, फीफा बयान में कहा गया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।